हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा यहाँ पे G28, जी स्कोर और जी कोर ये तीनों सीरीज चल रही है, जो कि क्या है, जी सेवियर का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कराया जा रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली ये जो वीडियो आता है ये आता है अंडर दी कैटेगरी ऑफ जी स्कोर, क्योंकि आज हम एक कॉमन सब्जेक्ट है उसकी बात करने वाले हैं, जो तीनों ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इसी में कॉमन है, जो कि क्या है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप कॉमन सब्जेक्ट्स में देखो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत है। वेटेज बहुत है इन द सेंस एवरेज पकड़ के चलो, इस सब्जेक्ट में से आपको गेट में अभी जो रिसेंट के पेपर्स देखोगे तो 10 मार्क्स का तो दिखेगा ही, 10 मार्क्स का तो दिखेगा ही। और मैं इस सब्जेक्ट को तो बिल्कुल मतलब नेटवर्क थ्योरी से भी इजी सब्जेक्ट मानता हूं, बिल्कुल प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। और जो क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, नॉन ट्रिवियल क्वेश्चंस, सॉरी ट्रिवियल क्वेश्चंस ही आते हैं, नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन तो आते ही नहीं। और ये हमारे जी स्कोर का पार्ट है। तो आज क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम का पहला लेक्चर है अंडर जी स्कोर सीरीज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस आना और उनके सॉल्यूशंस हम बताएंगे, तो आज हम सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने G28 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का किया था। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैं आपको पूरा फिल्टर करके ब्लूप्रिंट बताया था सारे चैप्टर्स का, वैसे ही सेम वे में कंट्रोल सिस्टम का बताने वाला हूं, 9 के 9 चैप्टर का। ओके, तो देखो सबसे पहला चैप्टर, और जो मैं चैप्टर्स के यहां पे नाम लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू दी जेनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। ओके, जो उसमें पूरे चैप्टर्स की सीक्वेंस फॉलो हुई है वही मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, और वही चैप्टर नंबर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं। उससे कुछ मैटर नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैटर नहीं करता है। ओके, तो देखो अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहला चैप्टर हमारा क्या आता है, कंट्रोल सिस्टम में बेसिक्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें पहला स्टेप आपको पढ़ना है व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं सिस्टम के। ओके, पोल्स एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और ऑफ दी सिस्टम। और ट्रांसफर फंक्शन में आपको ये पढ़ना है कि ट्रांसफर फंक्शन निकालते कैसे हैं। तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर एक सिस्टम हो, उसका अगर इनपुट पता है, आउटपुट पता है, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो और रेशियो ले लो। ओके, दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ। तीसरा तरीका क्या होता है, इंपल्स रिस्पांस अगर सिस्टम का पता है तो उसका लाप्लास ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है व्हाट इज डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। ओके, और डीसी गेन में आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि वो स्टेबल सिस्टम्स के लिए डिफाइन होता है। और दूसरा क्या पढ़ना है, स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल रिस्पांस। स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल रिस्पांस में आपको ये पढ़ना है कि अगर एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, उसमें इनपुट सिग्नल कोसाइन नेचर का है, तो आउटपुट सिग्नल भी सेम फ्रीक्वेंसी का कोसाइन नेचर का जनरेट होता है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड और फेज में शिफ्ट आता है। और वो शिफ्ट और जो एम्पलीट्यूड और जो फेज है उसमें जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, सिस्टम की वजह से, जो आपके ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये चैप्टर 1 में आपको इतना ही ध्यान देना है। आइए चैप्टर 2 पे। तो देखो चैप्टर 2 क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम। तो देखो यहां पे बच्चों को ध्यान देना है कि ये यूनिवर्सिटी की एग्जाम नहीं है, ये गेट की एग्जाम है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स आपको याद नहीं रखने हैं। जो ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन रूल होते हैं 8 से 10, वो याद नहीं रखने, क्योंकि गेट में क्वेश्चन आएगा, वो सिग्नल फ्लो ग्राफ भी हो सकता है, ब्लॉक डायग्राम भी हो सकता है। आपसे सीधा पूछेगा इसका क्या बताओ, ट्रांसफर फंक्शन बताओ, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम हैविंग दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी गिवन ब्लॉक डायग्राम होगा उसको इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके हम मेसन गेन फॉर्मूला से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कहां पे फोकस करना है इस चैप्टर में, सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम में कहां पे फोकस करना है कि कोई भी ब्लॉक डायग्राम दिया गया हो उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो, कन्वर्जन फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ। एक बार सिग्नल फ्लो ग्राफ अपने हाथ में आ गया, फिर क्या करोगे, मेसन गेन फॉर्मूला लगाओगे, क्या करने के लिए, ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का फाइंड करने के लिए या सिस्टम का गेन फाइंड करने के लिए। और मेसन गेन फॉर्मूला लगाने के लिए आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है, फीडबैक लूप क्या होता है, नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं, सेल्फ लूप क्या होता है, उनका गेन कैसे निकालते हैं, डेल्टा के कैसे निकालते हैं, पी के कैसे निकालते हैं, डेल्टा कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे हमारा फोकस कहां पे होगा, मेसन गेन फॉर्मूला पे। कहां पे, मेसन गेन फॉर्मूला पे। और दूसरा कि कोई भी ब्लॉक डायग्राम दिया गया हो तो उसको इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में
कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स हमको याद नहीं रखने, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो ये पहले 2 चैप्टर में आपको फोकस करना है। अभी आइए चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 पे मैं बात करूं तो देखो चैप्टर 3 में टाइम डोमेन एनालिसिस में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा फोकस होना चाहिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। कहां पे? सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आपको यह पढ़ना है कि इस सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स कैसा होता है। इस सिस्टम का स्टेप, इंपल्स भी नहीं पढ़ना है, रैंप इन सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए रैंप रिस्पॉन्स क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, पैराबोलिक रिस्पॉन्स क्या है, ये सब चीजें नहीं पढ़नी। हमारा कहां पे फोकस होगा? स्टेप रिस्पॉन्स पे। कहां पे? स्टेप रिस्पॉन्स पे। और स्टेप रिस्पॉन्स पे भी डिफरेंट टाइप के स्टेप रिस्पॉन्स आते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? आपका जीटा की वैल्यू पे, वेदर द रिस्पॉन्स इज ओवरडैम्प्ड, अनडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडरडैम्प्ड। उसके लिए आपको क्या चाहिए? जीटा। जीटा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं, 2 बेसिक वेरिएबल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में प्रोसीड करने के लिए। एक जीटा, दूसरा अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दूसरा अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इसको कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, कोई भी सिस्टम दिया गया हो, क्लोज लूप सिस्टम, उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करोगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s² + 2 जीटा ओमेगा ns + ओमेगा n² = 0 के साथ कंपेयर करोगे तो आपको जीटा और ओमेगा n मिल जाएगा। जीटा और ओमेगा मिल गया तो ये जो पीक टाइम है, राइज टाइम है, पीक ओवरशूट है, सेटलिंग टाइम है, एंड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है, ये सारे क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 आपको जीटा और ओमेगा एन से ही मिलेंगे। ओके, क्लियर इतनी बात? और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर में आपको क्या पढ़ना है कि रैंप इनपुट के लिए एरर क्या होता है, और दूसरा स्टेप इनपुट के लिए एरर क्या होगा, पैराबोलिक इनपुट के लिए एरर क्या होगा, और टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है। टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है। और स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद रखना। कौन सी होती है जनरलाइज फॉर्मूला स्टेडी स्टेट एरर की? लिमिट s टेंड्स टू 0 s * rs डिवाइड बाय 1 + gs। 1 + gs। और ये सिर्फ यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर दोनों में निकाल सकते हैं, नॉन यूनिटी फीडबैक में भी और यूनिटी फीडबैक में भी। लेकिन हमारे लिए गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या? यूनिटी फीडबैक इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिटी फीडबैक। यूनिटी फीडबैक। ओके, यूनिटी। और अगर नॉन यूनिटी फीडबैक दिया गया हो तो उसका कैसे निकालते हैं? उसको इक्विवेलेंट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करके फिर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में आपको इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ना है या इसमें कुछ डाउट है, तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा जितना जल्दी पॉसिबल होगा। तो चलिए अभी हम इसको चैप्टर नंबर 4 पे, हम चैप्टर 4 पे आते हैं। दरवाजा बंद। चैप्टर 4 पे आते हैं। तो चैप्टर 4 पे देखो स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है? स्टेबिलिटी में सिंपल आपको पढ़ना है RH क्राइटेरिया, राउट्स हर्विट्ज क्राइटेरिया फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। और RH क्राइटेरिया कोई भी सिस्टम पे लगा सकते हैं। ओपन लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है या क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। आपका RH क्राइटेरिया दोनों में काम करता है। ओके, क्लियर इतनी बात? और फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें? आपके पास एक सिस्टम दिया गया होगा, उसमें एक अननोन पैरामीटर होगा K। वो पूछेगा कि अगर इस सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो बताओ K की कौन सी वैल्यू लेंगे, मतलब K की रेंज क्या होगी कि अगर मैं इस पैरामीटर की इस रेंज में कोई भी वैल्यू लूं मेरा सिस्टम क्या रहेगा? स्टेबल ही रहेगा। फिर तीसरा आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक सिस्टम दिया हुआ होगा, आप सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे, फिर ये पूछेगा कि बताओ कौन से गेन पैरामीटर K के लिए ये सिस्टम क्या होगा? ऑसिलेटरी। और ऑसिलेटरी तभी होता है जब राउट्स एरे में एक कंप्लीट रो क्या होता है? 0 होता है। ऑसिलेटरी तभी होता है जब आपके पोर्ट्स कहां पे होते हैं? इमेजिनरी एक्सिस पे। और उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? वो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही निकालते हैं। और इस केस में हम क्या निकालते हैं? K मार्जिनल। क्या निकालते हैं? K मार्जिनल। ओके, इस पैरामीटर K की वैल्यू निकालते हैं, जिस उस K की वैल्यू के लिए सिस्टम क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? K सब मार्जिनल। K इस बस नाम है, K सब मार्जिनल। ओके, क्लियर इतनी बात? और आपको चौथा पॉइंट कौन सा पढ़ना है? ये फाइंड करना आना चाहिए कि कितने आपके पास एक बार राउट्स एरे बन गया तो आप उसमें से कैसे पता लगाओगे कितने रूट्स लेफ्ट ऑफ प्लेन में है, कितने रूट्स
राइट ऑफ प्लेन में और कितने रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जे ओमेगा एक्सिस पे है। जो राउथ एरे है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, वो कभी भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा रूट्स का, वो सिंपली आपको यही इंफॉर्मेशन देगा कि कितने रूट्स लेफ्ट ऑफ प्लेन में, कितने रूट्स राइट ऑफ प्लेन में और कितने रूट्स कहां पे है, जे ओमेगा एक्सिस पे। तो ठीक है, तो 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए और अभी आते हैं चैप्टर 5 पे। तो चैप्टर 5 पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। चैप्टर 5 में रूट लोकस में सारे के सारे स्टेप्स आपको पढ़ने हैं, सारे के सारे जो 10 से 12 स्टेप्स है वो पढ़ लेना। ओके, होता क्या है, गेट में सिर्फ किसी एक स्टेप के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कहीं ब्रेक अवे पॉइंट पूछ लेगा, कहीं रूट लोकस में पूछेगा बताओ रियल एक्सिस पे कौन सा रीजन ये रूट लोकस का पार्ट होगा, कहीं पे क्या पूछेगा, सेंट्रोइड पूछेगा, कहीं पे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स पूछेगा, कहीं पे एंगल ऑफ डिपार्चर पूछेगा, कहीं पे क्या पूछेगा, कहीं पे पूछेगा एंगल ऑफ अराइवल पूछ लेगा, कहीं पे बोलेगा बताओ इस पर्टिकुलर अगर ये रूट लोकस पे है तो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए गेन के क्या होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 से 12 स्टेप्स हैं, गेट में किसी एक स्टेप में से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इसलिए इसमें सारे स्टेप्स आपको पढ़ने हैं। एक एग्जांपल कर लेना जिसमें सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं, तो आपका रूट लोकस पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी मैं तो हूं ही यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम जी सेवियर में नहीं हुआ था, लेकिन ये जी सेवियर का एक अपडेटेड वर्जन है जी सीरीज, जहां पे G28, जी कोर और जी स्कोर चल रहा है। इसमें कंट्रोल सिस्टम में से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। ओके, तो ये था रूट लोकस। चैप्टर 5 नाइक्विस्टियन पोलर प्लॉट। तो नाइक्विस्टियन पोलर प्लॉट में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि किसी भी सिस्टम का नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है क्लोज लूप सिस्टम का, उसका ट्रांसफर फंक्शन, इन शॉर्ट किसी भी फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट एक बार ड्रॉ कर दिया, तो नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के बाद हम क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ओपन लूप सिस्टम का हम क्या करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं, और उस पे से हम किस पे कमेंट करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे। उसको हम बोलते हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, जो कि होता है n = p - z, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स अबाउट क्रिटिकल पॉइंट -1 + 0j इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, p क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट ऑफ प्लेन, z क्या होता है, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट ऑफ प्लेन। और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ना है, गेन मार्जिन का और फेज मार्जिन का, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी पढ़ोगे। क्लियर, तो ये आपको पढ़ना है नाइक्विस्ट प्लॉट में। चैप्टर 7 बोडे प्लॉट में सिंपली आपको ये पढ़ना है कि आपके पास अगर बोडे प्लॉट दिया गया हो तो उसमें से ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। बाकी एक बार ट्रांसफर फंक्शन मिल गया तो सारी चीजें आप निकाल लोगे, एरर पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आप निकाल लोगे। ओके, तो चैप्टर 7 में आपको यही पढ़ना है। अभी बात करते हैं चैप्टर 8 कंपनसेटर्स एंड कंट्रोलर्स की। तो कंपनसेटर एंड कंट्रोलर्स में देखो, कंपनसेटर्स आपको दो पढ़ने हैं यहाँ पे, लेग कंपनसेटर और लीड कंपनसेटर, और दोनों में ये 4 पॉइंट्स आपको पढ़ने। क्या क्या देखो, पहले तो ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है दोनों कंपनसेटर्स का। दूसरा, पोल जीरो प्लॉट पता होना चाहिए। पोल जीरो प्लॉट में क्या आप कंक्लूजन निकालते हो कि लीड कंपनसेटर में जो फाइनाइट जीरो होता है वो ओरिजिन के करीब होता है कंपेयर टू पोल, और लेग कंपनसेटर में फाइनाइट पोल ओरिजिन के करीब होता है कंपेयर टू ओपन लूप जीरो। ओके, और दूसरी क्या, ये ओमेगा सब एम फाई सब एम, मतलब जो ये लेग कंपनसेटर है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, और करस्पॉन्डिंग फेज शिफ्ट क्या है। लीड कंपनसेटर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम फेज शिफ्ट सिस्टम में प्रोवाइड करता है, और करस्पॉन्डिंग वो फेज शिफ्ट कितना है, फाई एम। इनकी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। ओके, और कंट्रोलर्स को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कंट्रोलर से क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आते हैं टाइम रिस्पांस एनालिसिस में ही, जहां पे पीडी, पीआईडी, पीआई कंट्रोलर लगाया जाता है जीएस प्लांट जियो फेस के साथ कैस्केड में, और पूछेगा कि अगर जीटा इतना करना है, ओमेगा एन इतना करना है, तो बताओ मींस पीडी कंट्रोलर कौन सा होगा, वो सब चीजें पूछेगा। उसके लिए अलग से हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जो सब इफेक्ट्स होते हैं कि पीडी कंट्रोलर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, पीआई कंट्रोलर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, इस मतलब वहां से कुछ गेट के क्वेश्चंस आते ही नहीं, क्योंकि गेट के क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं पूछे जाते। तो वो सब चीजें याद रखने की आपको जरूरत नहीं। कंट्रोलर मींस ऐसा ही बोल दूं, पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कंपनसेटर्स पे, फॉर्मूला पे ध्यान देना, ये 4 चीजों पे। ओके, अभी हमारा आता है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 स्टेट स्पेस एनालिसिस। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सिंपली ये पढ़ना है अगर स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया हो तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं।
ओके। और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स कैसे निकालते हैं? जब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो इनपुट स्टेट रिस्पॉन्स निकालने जाओगे तो आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जो होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। स्टेट ट्रांजिशन, पहले क्या स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया हो उसमें से ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है, फिर आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए, फिर उसमें रिजोल्वेंट मैट्रिक्स क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो हमें मिलता है रिजोल्वेंट मैट्रिक्स, और आपको क्या पढ़ना है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स ड्यू टू फोर्स्ड इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम। और इसमें चैप्टर 9 में लास्ट चीज आपको क्या पढ़नी है, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। कोई अगर स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया हो, ठीक है, स्टेट स्पेस मॉडल का इक्वेशन दिया गया हो, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। स्टेट स्पेस मॉडल का तभी कंप्लीट मॉडल बनता है जब आपके पास एक स्टेट इक्वेशन होता है और एक आउटपुट इक्वेशन होता है। और उसमें से आप कैसे कमेंट करोगे कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम पे, आपको दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स और ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। फिर उनका डिटर्मिनेंट चेक करोगे, फिर वहां से कंक्लूजन निकालोगे। तो कंट्रोल सिस्टम में आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो तो मैं जी स्कोर सीरीज के थ्रू आपको सिखाऊंगा। क्लियर इतनी बात? तो ये सब चीजें अपनी नोटबुक में लिख लेना। और मैं फिर से स्ट्रिक्टली बोलूं, जैसे कि मैंने मैथ्स के लेक्चर में बोला था, ये पूरा मैंने फिल्टर करके सारे टॉपिक्स बताए हैं। और मैंने ये किन के लिए बताया है, जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं जानते कंट्रोल सिस्टम में, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, जिनके पास सिर्फ 50 दिन है कंट्रोल सिस्टम को खत्म करने के लिए, उनको ये चैप्टर्स में से टॉपिक्स फॉलो करने। और दूसरी बात, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहले से ही कंट्रोल सिस्टम पढ़ के रखा है, उनको क्या करना है, वही जो मैंने मैथ्स में बोला था, रिवीजन के टाइम इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जो मैंने यहां पे लिखे हैं। जो मैंने टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं, रिवीजन के टाइम उन पे ज्यादा फोकस करना। डेट्स इट। ओके। तो इस वीडियो में हमें इतना ही डिस्कशन करना था कि कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस आपको क्या क्या कवर करना है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जी स्कोर में कंट्रोल सिस्टम का, वो क्या आएगा, मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा चैप्टर 1 में से। सीक्वेंस में ही चलेंगे चैप्टर वाइज। ओके, पहले चैप्टर 1 के 2-3 क्वेश्चन लाऊंगा, फिर चैप्टर 2 के 2-3 क्वेश्चन लाऊंगा, चैप्टर 3 के, सही चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर एक कंक्लूड करते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जी स्कोर के अंडर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट का, उसमें मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पे, उससे एक दिन पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहां पे, जेनिक लाइव ऐप पे। कहां पे, जेनिक लाइव ऐप पे। जेनिक लाइव ऐप कृपया करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप रजिस्टर कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। वहां पे आपको, जैसे कि अगर मुझे लेटेस्ट से आज वीडियो सॉल्यूशन देना है तो एक दिन पहले, कल ही आपका वहां पे क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। आप एक दिन पहले ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके वहां आंसर डाल सकते हो। वहां पे सारी फैसिलिटीज है, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी, सारी फैसिलिटीज है। वहां पे जब आंसर डालोगे उसके बाद एक दिन बाद का वेट कीजिए, क्योंकि हम वहां पे डायरेक्टली आंसर की रिवील नहीं करेंगे। जब हम यहां में सॉल्यूशन दूंगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन में आपका आंसर ठीक भी आ गया, फिर भी सॉल्यूशन जरूर देखना। क्यों? क्योंकि उसमें से आप, ऐसा भी जरूरी हो कि कुछ चीजें और भी सीख सकते हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ मैं यहाँ पे उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना बताऊं, वो भी चीजें बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। क्लियर इतनी बात? और जेनिक लाइव ऐप जरूर डाउनलोड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेनिक लाइव ऐप के थ्रू अगर क्विज में पार्टिसिपेट करते हो तो हम यहाँ पे पूरा बैकएंड पे पूरा डेटा बनाएंगे, रैंक वाइज की कौन से स्टूडेंट्स, मतलब रैंक वाइज डेटा होगा कि कौन से स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसका फायदा होगा आपको जब हमारा 24 दिसंबर को हमारा कोर्स लॉन्च होगा 2022 और 2023 बैच के लिए, गेट एग्जाम के लिए। तब आपको उसमें बहुत सारा एडवांटेज आप गेन कर सकते हो। जो स्टूडेंट यहाँ पे क्विज सॉल्व नहीं करेंगे जेनिक लाइव ऐप में, वो एक बड़ा मौका खो सकते हैं टू गेन सम एडवांटेजेस while purchasing that paid course for batch 2022 और 2023। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा जी स्कोर सीरीज में अंडर कंट्रोल सिस्टम, उसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर 1 बेसिक्स में से, इन तीनों में से कोई भी टॉपिक हो सकता है। और वो क्वेश्चन एक दिन पहले ही पोस्ट हो जाएगा आपका जेनिक लाइव
ऐप में। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।